हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। 28 जून 1975 की सुबह हाथ में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के लिए जब न्यूज़पेपर खोला तो अरे ये क्या, एडिटोरियल पेज तो ब्लैंक है। आखिर ऐसा क्यों? 26 जून 1975 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। जी हाँ, वही इमरजेंसी जिसे भारतीय लोकतंत्र के काला अध्याय कहकर याद किया जाता है। और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ढेरों ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। प्रेस यानी मीडिया को सेंसर किया जाता है। ज़बरदस्ती लाखों लोगों की नसबंदी कराई जाती है। बता दें कि देश में इमरजेंसी पहली बार नहीं लगाई गई थी। इससे पहले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के समय में 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान और 1971 इंडो पाक वॉर के समय आर्टिकल 352(1) के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगा गई थी। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी। अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का यूज़ करके देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। पीएम इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंदर देश में इंटरनल इमरजेंसी लागू की थी। दोस्तों, इमरजेंसी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविज़न है जिसका इस्तेमाल सरकार तब तक कर सकती है जब देश की किसी इंटरनल, एक्सटर्नल या फाइनेंशियल खतरे का सामना कर रहा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया है। इमरजेंसी के वक्त देश के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। देश में इमरजेंसी केवल राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही लगा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी के प्रोविज़न है। पहला, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356। और तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अभी तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई, लेकिन इमरजेंसी के इन प्रोविज़न की ज़रूरत क्या है? तो बता दें कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त संविधान को बनाने वाले ने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को इमेजिन करते हुए इस तरह के प्रावधान बनाए जिससे संकट की ऐसे किसी वक्त में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा कभी खतरे में न पड़े। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी रोक टोक सीरियस डिसीजन ले सके और किसी भी परिस्थिति से देश को उभार सके। इंदिरा गांधी ने इसी आर्टिकल का फ़ायदा उठाते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी। इस इमरजेंसी के पीछे कोई एक लड़ाई या कोई एक रीज़न नहीं था, बल्कि कई सारी घटनाएं हुई थी। कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिनका आउटकम 1975 की इमरजेंसी निकली। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्चुअली 1965 में शुरू होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और 4th 5-year प्लान का इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब सरकार उन बैंकों की ओनरशिप ले लेगी उन प्राइवेट कंपनी से। इमेजिन कीजिए, आप किसी कंपनी के मालिक है या फिर किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं और कल को सरकार कहती है कि कल से ये कंपनी सरकार के हाथों चली गई, तो आपके तो सारे पैसे गए। ऑब्वियसली आप खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से। तो बहुत से बिजनेसमैन जैसे कि JRD टाटा और इन्वेस्टर और शेयर होल्डर इस नेशनलाइजेशन के डिसीजन को अपोज करते हैं। 18 जुलाई 1969 को डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा, लेकिन सरकार जल्द ही रियलाइज़ करती है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को 20 को छोड़ने वाले हैं। तो ऑर्डिनेंस को बड़ी जल्दी में बनाया जाता है और ऑलमोस्ट ओवरनाइट प्रेसिडेंट के द्वारा उसे साइन करवा दिया जाता है पार्लियामेंट सेशन से पहले। तो क्लियरली इंदिरा गांधी इस पॉलिसी को कितना इम्पोर्टेंट समझती थी देश के लिए, ये आप समझ ही सकते हैं। इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन ये थी कि बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा तो ये बैंक देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे, जो कि एक फॉर प्रॉफिट कंपनी शायद नहीं करे, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट की सोचती है। बेसिकली सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की बात है। इन दोनों के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं।
लेकिन ओबियसली जैसा हमने आपको बताया है, बैंक्स के शेयर होल्डर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे ऐसे डिसीजन से। तो उस टाइम पर एक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके एक शेयर होल्डर थे आरसी कूपर नाम से। वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं इस डिसीजन को लेके। वो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एक छोटी सी जीत हासिल होती है। कोर्ट डिक्लेयर करता है ये जो लॉ सरकार ने बनाया है डिस्क्रिमिनेट करता है इन 14 बैंकों के खिलाफ जिन्हें नेशनलाइज किया जा रहा है, और ये शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अनफेयर है। तो सरकार के ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में जब इंदिरा गांधी सरकार के ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया जाता है, तो अगले साल इनकी सरकार एक नया अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। और यहाँ से शुरू होती इंदिरा गांधी वर्सेस कोर्ट्स की बैटल। इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन गरीबी हटाओ के नारे के साथ लड़ती है, और रायबरेली विधानसभा सीट से उन्हें जीत मिलती है। इस इलेक्शन में उन्होंने अपोजिशन के लीडर राज नारायण को बहुत ही बड़ी संख्या से हराया था, और इस बार बड़ी ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनती है। इसी साल दिसंबर में इंडो पाक वॉर में इंडिया को बड़ी जीत हासिल हुई। जीत का सेहरा पीएम इंदिरा गांधी के सर बांधा गया, और इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई। पर वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर बुरा असर देखने को मिला। इन्फ्लेशन बढ़ी, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थे उनके प्राइसेस भी तेज़ी से बढ़े। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी ने बिहार, पंजाब और हरियाणा की विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया, और इन राज्यों में भी चुनाव करने का ऐलान किया। इन्हें सभी राज्यों में इंदिरा की कांग्रेस को जीत मिली, और कहा जाता है जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी ये देख के सेलेक्ट कर रही थी कि कौन इनके ज़्यादा करीब है। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत पर इंदिरा की कांग्रेस का ही रूल था, और इसके साथ शुरू होता है इंदिरा का राज। इंदिरा सब कुछ धीरे धीरे चेंज कर रही थी। इंदिरा इस वक्त काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन चुकी थी, उनके अंदर अब करप्शन देखने को मिल रहा था। इंदिरा गांधी के खुद के पर्सनल सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया इस चीज़ को। स्टेट गवर्नमेंट्स में करप्शन की और भी बुरी हालत थी। उस समय में ही इंदिरा गांधी सरकार और कोर्ट के बीच में एक और केस हुआ प्रिवी पर्स को लेकर। प्रिवी पर्स एक पेमेंट हुआ करती थी जो रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में। एक टाइम पर यह हुआ करता था क्योंकि सरकार ने जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया इंडिया मनाने के लिए 1947 में, तब ये कंडीशन रखी गई थी उनकी रूलिंग फैमिलीज़ को कुछ पेमेंट दी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इंदिरा गांधी को ये पेमेंट पसंद नहीं आई, तो इनकी सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया प्रिवी पर्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने एक तकनीक अपनाई। इन्होंने घोषणा करी, प्रोक्लेमेशन करी कि प्रिंसली स्टेट्स को आज से रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब देश में कोई रूलिंग फैमिलीज बचेगी ही नहीं, प्रिवी पर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से बात सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोक्लेमेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद आप गेस कर ही सकते हैं क्या हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार ने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड कर दिया, जिसके क्लियरली कहा गया कि प्रिवी पर्स को हटा दिया जाएगा रूलिंग फैमिलीज़ के लिए, और कोर्ट की जो जजमेंट थी इसे रिवर्स कर दिया गया। ये 1971 में हुआ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट इस चीज़ को लेकर, उस वक्त की जो रॉयल फैमिलीज थी वो ऑब्वियसली इस डिसीजन से नाराज़ थी, तो उन्होंने इलेक्शन लड़कर प्रोटेस्ट करने की सोची। इस डिसीजन के अगेंस्ट नवाब ऑफ पटौदी द मंसूर अली खान पटौदी, जो कि सैफ अली खान के पापा थे, वो गुड़गांव से इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्हें 5% वोट भी नहीं मिल पाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और रॉयल फैमिली विजयाराजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने इलेक्शन लड़ी, और उन्होंने 1971 की इलेक्शन जीत भी ली। और आप देखेंगे सिंधिया फैमिली आज तक भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। इंदिरा गांधी जिन वादों की वजह से पीएम बनी थी, उन्हें वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रही थी। देश की गरीबी बढ़ती जा रही थी, करप्शन, महंगाई अपने चरम पर थी, कई राज्यों में सूखा पड़ गया था, उनमें से ही एक राज्य गुजरात था। ऐसे हालात में लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और ये गुस्सा फूटा 20 नवंबर 1973 को,
जब एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। स्टूडेंट ने बढ़े हुए खाने के रेट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। फिर 1974 में गुजरात के उस समय के सीएम चिमनभाई पटेल का एक बड़ा घोटाला सामने आया, तो उन्हें चिमन चोर बुलाया जाने लगा। गुजरात में सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, बसें जलाई और दुकानों को लूटा गया और पुलिस पर हमला भी किया गया। इसे नवनिर्माण मूवमेंट का नाम दिया जाता है। गुजरात की जनता की तरफ से स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि उस वक्त के स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई और चॉइस नहीं बची थी, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इससे एक साल पहले 1973 में एक भयानक ऑयल क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस 1974 तक 300% तक बढ़ जाते हैं। एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है और इन्फ्लेशन और प्राइस राइज भयानक तरीके से देखने को मिलता है। सेम ईयर गुजरात की तरह ही बिहार में एक मूवमेंट की शुरुआत होती है और बिहार में नारा गूंजा, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। 18 मार्च 1974 को बिहार में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और बिहार विधानसभा का घेराव किया, जिसमें पुलिस एक्शन में 3 स्टूडेंट्स मारे गए। जब इनकी खबर जनता में पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नतीजा 23 मार्च 1974 को बिहार बंद का ऐलान किया गया। सरकार ने प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद स्टूडेंट यूनियन ने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी एक फ्रीडम फाइटर थे और राजनीति से दूर रहकर समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन जेपी दूर से खड़े हुए सब होता हुआ देख रहे थे। जेपी ने स्टूडेंट यूनियन का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और देश भर में आंदोलन की घोषणा कर दी। उसी समय समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की घोषणा की। रेलवे वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन और बेटर सैलरी डिमांड के लिए मई 1974 से चला यह आंदोलन लगभग 17 लाख रेलवे कर्मचारियों ने सपोर्ट किया और ये उस वक्त के लिए दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। इस तरह बिहार और गुजरात से चला गया आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाता है। पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ये कुछ नारे थे जो उन प्रोटेस्ट में उठाए गए जा रहे थे। एक साल गुजर जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ती। गुजरात में जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया था, वैसा बिहार में नहीं करती है। इनफैक्ट वो कहती है कि ये जो मूवमेंट्स है वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने लग रही है। ये फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट्स है। प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। उस वक्त देश की राजनीति 2 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक तरफ पीएम इंदिरा गांधी थी तो दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया, और वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। राज नारायण ने लगभग 3.5 साल पहले यानी 24 अप्रैल 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, और वो थी पीएम इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। इसमें आरोप लगाया गया कि पीएम इंदिरा ने इलेक्शन में अनफेयर मीन्स का यूज़ किया है और इसलिए उनके इलेक्शन को रद्द किया जाना चाहिए। आज़ाद भारत में ये पहली बार हुआ कि कोई पीएम पद पर रहते हुए कोर्ट में पेश हुआ हो। 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और उन्हें अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मार्च 1971 के इलेक्शन में करप्शन के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने भारत की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून 1975 यानी इमरजेंसी के चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अय्यर ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कैंसिल करने के फैसले को सही बताया, लेकिन इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में तो जा सकती थी, लेकिन वहाँ वोट नहीं कर सकती थी, और ये इमरजेंसी के जस्ट 2 दिन पहले हुआ था। कोर्ट के ये कहने पर सड़कों पर हल्ला मच गया। ओपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट की जो इंटेंसिटी थी वो भी बढ़ गई। कुछ कांग्रेस के लीडर भी सड़कों पर उतर गए इंदिरा गांधी के फेवर में। जो अगेंस्ट में रैली निकाली जा रही थी इंदिरा गांधी के, उनमें से एक रैली जेपी नारायण के द्वारा निकाली गई थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि वो बाहर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने जनता से कहा कि वो पुलिस की सुननी बंद कर दे
और उन्होंने पुलिस और आर्म फोर्सेस से कहा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स से कहा कि वह सरकार के ऑर्डर्स को सीधा सीधा रिफ्यूज़ कर दे। 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐलान कर दिया कि अगर इंदिरा अपना पद नहीं छोड़ती है तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। इसी दौरान इस रैली में पूरा विपक्षी शामिल हुआ था। रामलीला मैदान में 5 लाख लोग जेपी का भाषण सुनने के लिए आए थे। चारों ओर चेहरे ही चेहरे, भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने यही से नारा दिया, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। इंदिरा को डर था कि जेपी की वजह से सेना तख्ता पलट न कर दे, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखते हुए अपने कंसल्टेंट से सलाह ली और देश में 25 जून की आधी रात को नेशनल इमरजेंसी लगा दी। लेकिन इन सब से अलग इंदिरा गांधी ने इसके पीछे कुछ और ही वजह बताई। 1975 में इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी ने 3 वजह बताई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बताया गया कि भारत में 21 महीने तक चलने वाली इस इमरजेंसी का मेन मोटिव देश में फैले आंतरिक अशांति को कंट्रोल करना था। इसलिए देश भर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सस्पेंड कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में 3 वजहों का जिक्र किया और इमरजेंसी को सही बताया था। पहली वजह देते हुए उन्होंने कहा, देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्रता खतरे में। दूसरी वजह देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार है कि देश में तेजी से एक डेवलपमेंट बैकवर्ड क्लासेस अंडर प्रिविलेज को विकास की ज़रूरत है। और तीसरी वजह बताते हुए इंदिरा गांधी ने यह कहा, विदेशों से आने वाली शक्तियाँ भारत को अनस्टेबल और वीक कर सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जिस जयप्रकाश नारायण को देश के लिए खतरा बता रही थी, ये वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और ये वही जेपी नारायण थे जो कभी इंदिरा गांधी को मेरी प्यारी हिंदू कहकर सलाह दिया करते थे। ये वही जेपी नारायण थे जिन्होंने कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। और ये वही जेपी नारायण थे जो इस वक्त देश के सबसे बड़े नेता थे। दोस्तों, इमरजेंसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर लगा सबसे काला गहरा धब्बा है। इस इमरजेंसी के पीछे की असली वजह कौन रहा, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या कोई और ही? पूरी कहानी सुनने के बाद आप ये अच्छी तरह से समझ सकते। 25 जून की रात को पीएम इंदिरा गांधी ने उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लगाने की बात कही। प्रेसिडेंट ने तुरंत ही लेटर पर साइन कर दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी ने इससे पहले अपने कैबिनेट मिनिस्टर से कोई सलाह मशवरा करने तो दूर, उन्हें इस बारे में बताना तक जरूर नहीं समझा। 26 जून साल 1975 की सुबह बाकी दिनों की तरह आम नहीं थी। इस दिन सुबह तो हुई थी, लेकिन लोगों की आवाज़ गुम हो चुकी थी। लोग अंधेरी कोठरी में बंद थे। 25 जून की वो रात बहुत लंबी हो गई थी। 26 जून की सुबह के 3 बज रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वेस्ट बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत वर्मा ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाए, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले ही देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। एड्रेस ऑफ नेशन यानी राष्ट्र के नाम संदेश की तैयारी हो रही थी। और सुबह के 8 बजे हमेशा की तरह जब न्यूज़ सुनने के लिए लोगों ने रेडियो ऑन किया तो न्यूज़ एंकर की जगह पीएम इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनाई दी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश सुनाया, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी, बट कॉमन पीपल नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ दिस। पूरा देश ये सुनकर हैरान रह गया था। बीते 8 घंटों में आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल गया था। तो एक्चुअली में रूट कोज और कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन एक तो ये कोर्ट की जजमेंट थी जो इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, और दूसरा जेपी नारायण के जो नारे ये बेसिकली ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है, या फिर कह लो इंदिरा गांधी के एज एन एक्सक्यूज़ बन जाते हैं जिनकी वजह से वो जस्टिफाई करती है कि वो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी। अगले 2 सालों में जो होता है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। इस समय को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहकर बुलाया जाता है।
शाम को ही तमाम न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली काट दी जाती है। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। आधी रात को ही सोते हुए लोगों को जगाकर कहीं और ले जाया जाने लगा। हर तरफ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। मीसा और DIR जैसे एक्ट्स के तहत देश में 1 लाख से ज़्यादा आम लोगों को, जिनमें 11,000 ओपोजिशन लीडर्स शामिल थे, अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। इंदिरा को जिन ओपोजिशन लीडर से खतरा महसूस हो रहा था, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव आदि, सभी को आधी रात को ही उठा लिया गया। इसके साथ ही देश के सबसे बड़ी गांधीवादी नेता JP को भी अरेस्ट कर दिया गया। इन्होंने कहा सोचा होगा कि आज़ादी के बाद भी उन्हें एक बार फिर जेल जाना होगा। कांग्रेस लीडर्स जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे, उन्हें भी पार्टी पोजीशन से रिज़ाइन करवा दिया गया और अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सब के साथ ही सरकार ने नज़रबंदी कानून का इस्तेमाल काफ़ी बड़े लेवल पर किया। जिन लोगों की इस वक्त गिरफ्तारी हुई थी, वह लोग बेल के लिए पिटीशन भी नहीं डाल सकते थे। इसी बीच इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का कार्यभार गुजराल से लेकर संजय गांधी के चहेते विद्याचरण शुक्ला को दे दिया गया। शुक्ला ने सेंसरशिप की डोर अपने हाथ ले लिया, जिसके बाद प्रेस सेंसरशिप का भयानक दौर शुरू हुआ। अखबार छापने से पहले उसकी हर चीज़ पर नज़र रखी जाने लगी। अगर कुछ अखबारों को छोड़ दें तो पूरी की पूरी मीडिया इंदिरा गांधी के आगे झुकती नज़र आ रही थी। इस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मीडिया को झुकने को कहा था और वह रेंगने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से मीडिया हाउसेस सरकार की चाटुकारिता करने लग गए, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका लगातार विरोध कर रहे। उदाहरण के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे बहुत से न्यूज़पेपर ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। सरकार ने जिन न्यूज़ को छापने से रोका था, उनकी जगह न्यूज़पेपर में खाली छोड़ दी जाती थी, जिससे लोगों तक सेंसरशिप का सही अंदाजा पहुंच सके। इमरजेंसी की गाज केवल भारतीय पत्रकारों पर ही नहीं, बल्कि विदेशी पत्रकारों पर भी गिरी। विदेशी अखबारों के मालिकों को उनकी खबरों के लिए अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्हें देश से निकाला जाने लगा। इसमें सबसे पहले थे वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अखबार के लेविस M साइमंस, क्योंकि उन्होंने संजय गांधी एंड हिज मदर नाम के एक आर्टिकल लिखा था। इसी तरह BBC के मार्क टली को भी इंडिया छोड़कर जाना पड़ा था। इस तरह से जेल एक तरह से राजनीति की पाठशाला बन गई थी। बड़े नेताओं के साथ जेल में युवा नेताओं को बहुत कुछ सीखने समझाने का मौका मिल गया। मीडिया रिपोर्ट और इतिहासकारों ने इस इमरजेंसी को कंट्रोवर्शियल और अनडेमोक्रेटिक कहा। इसे लागू करने के बाद राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी के घोर विरोधी JP ने इसे भारत के लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय कहा। इमरजेंसी ने देश के राजनीतिक दलों से लेकर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही हिलाकर रखा ही हुआ था। दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडा लागू कर दिया था। उनमें थे फैमिली प्लानिंग, एलिमिनेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, एडल्ट एजुकेशन, प्लांटिंग ट्री, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन इस एजेंडा में सबसे ज़्यादा भयानक था स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी का फैसला। इस फैसले ने इसे राजनीतिक गलियारों से निकालकर आम जन के निजी जीवन तक पहुंचा दिया था। जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे, फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्ले में इमरजेंसी के सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा सबसे ज़्यादा थी, यही ज़बरदस्ती चलाया जा रहा स्टेरिलाइजेशन कैंपेन। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के अंदर देश भर में 60 लाख से ज़्यादा लोगों की नसबंदी करा दी गई। इनमें 16 साल से लेकर 70 साल से बुजुर्ग शामिल थे। यही नहीं, गलत ऑपरेशन और ठीक इलाज न मिलने की वजह से करीब 2000 लोग मारे गए। संजय गांधी का ये मिशन जर्मनी में हिटलर के शासन में चलाए गए नसबंदी अभियान से भी ज़्यादा भयानक था, जिसमें करीब 4 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। इसके साथ ही संजय गांधी ने सुंदरीकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोज़र चलवा दिया। जो लोग इसके रास्ते में आए उन पर गोली तक चलवा दी गई। आप सोच सकते हैं कि निरंकुशता की किस हद तक सरकार जा रही थी। खैर, हर काली रात की सुबह जरूर होती है। एक समय के बाद इमरजेंसी का भी अंत हुआ। 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आखिरकार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को हटाने का ऐलान कर दिया। उन्हें सलाह दी गई थी कि इस समय अगर इमरजेंसी को हटाकर इलेक्शन करा दिए जाए
तो जीत उनकी ही होगी। लेकिन इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी की सरकार और कांग्रेस को भारी पड़ा। इसके बाद हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी सीटों से हार जाते हैं। इस बार इंदिरा की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई की लीडरशिप में देश में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार आते ही इमरजेंसी प्रोविज़न के मिसयूज़ पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इमरजेंसी प्रोविज़न के मिसयूज़ को रोकने की व्यवस्था की गई और साथ ही इसके द्वारा आपातकाल के दौरान हुए 42nd अमेंडमेंट के कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न को भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 43वें संविधान संशोधन के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वापस दे दिए गए। इमरजेंसी के 21 महीनों में इंदिरा गांधी बेहद ताकतवर सत्ताधारी बनी रही, लेकिन इसके खिलाफ उठी आवाज़ ने जल्द अधिनायकवाद के गुरूर को तोड़ कर रख दिया। इमरजेंसी ने देश को एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी दिया कि इमरजेंसी के बाद ही देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। ये कोई एक दल की सरकार नहीं थी, बल्कि जनता के ही समर्थन में उठी उस विपक्ष की सरकार थी जिसको दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्रता इमरजेंसी के बाद और मजबूत बनकर खड़ा हुआ। राजनीतिक तौर पर देखें तो इमरजेंसी का ये एपिसोड सबको ये सबक देता है कि चाहे आप कितने भी पॉपुलर हो जाए, अगर आप जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते तो आपका हर दांव उल्टा पड़ जाता है। लोकतंत्र में जनता की इसी शक्ति को राजनेता हमेशा याद रखते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक या कहानी के साथ।